Hey guys, my name is Prashant. So in the last video, we have completed the electric potential. So last video में हमने इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था. सो ये वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा कैपेसिटेंस पे. तो कैपेसिटेंस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया लेना पड़ेगा. तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. देखिए काफ़ी लोगों को आप में से पता होगा क्या डिफरेंस होता है, काफ़ियों को नहीं पता होगा. तो जैसे ही वो टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद हम सीधे सीधे फ्रेम में लेंगे सिर्फ कंडक्टर्स को और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एट लास्ट इस वीडियो के हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस. तो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम अपने आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लेने वाले हैं और फिर हम उनको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. So first one is watch, second one is pen, third one is mobile phone and the last is notebook. तो वॉच का यूज़ होता है टाइम मेज़र करने के लिए या टाइम देखने के लिए हम यूज़ करते हैं. पेन हम यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए. मोबाइल फ़ोन हम कॉलिंग के लिए करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए करते हैं और नोटबुक हम नोट मेकिंग के लिए करते हैं. अब यहाँ पे भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनको क्लासीफाई करो कि किन ऑब्जेक्ट से आप टाइम देख सकते हो और किन से आप टाइम नहीं देख सकते हो. तो एक कैटेगरी में आ जाएंगे वॉच और मोबाइल फ़ोन जिसमें आप टाइम देख सकते हो. सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे पेन और नोटबुक. तो यानी कि बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स को या मटेरियल्स को उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. तो आज हम अपने आसपास के मटेरियल्स को क्लासीफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि उस मटेरियल को मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहा हूँ तो उसके रिस्पॉन्स में वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं. तो उस अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर्स, द सेकंड वन इज़ इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होंगे जिनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उनके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा उनकी बॉडी के अंदर. ठीक है. तो कंडक्टर्स आर बेसिकली दो सब्सटेंस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू दैम. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आपके कंडक्टर होते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, एसिड्स एक्सेट्रा. द सेकेंड वन इज इंसुलेटर जो जस्ट अपोजिट होंगे कंडक्टर्स के. सो बेसिकली दीज आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू दैम व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई. तो सारे के सारे नॉन मेटल्स आपके इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो बेसिकली हमें ये आइडिया तो हो चुका है कि भैया कंडक्टर जो हैं उनमें चार्ज का मूवमेंट हो रहा है और इंसुलेटर्स में चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है. बट ये क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ये फिनोमिना ये शो क्यों करते हैं, वो हमें समझ आएगा नेक्स्ट टॉपिक में विच इज़ फ्री एंड बाउंड चार्ज. तो इसको सुन के थोड़ा तो आइडिया हो ही गया होगा कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की बात करने वाले. जी हाँ, उन्हीं की बात होगी. तो पहले हम देख रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर्स यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं. तो पहले हम बात करते हैं ऐसे कंडक्टर जो मेटल फॉर्म में है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं किसी भी मेटालिक कंडक्टर के, उसमें प्रोटॉन तो होगा ही और प्रोटॉन्स हमेशा सेंटर पे लाई करते हैं. तो ये हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे आउटर ऑर्बिट्स में. तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर ऑर्बिट वाले उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, लेकिन आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस है वो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो इनर रेडियस वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा कंपैरेटिवली आउटर रेडियस वाले में. तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं सपोज थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करता हूँ इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो ये एनर्जी गेन करेगा और इस एटम को छोड़ के कहीं बाहर चले जाएगा. तो यही फिनोमिनन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जब मेटल्स में कंडक्शन शो होता है उस टाइम पे. ठीक है. तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. So in metallic conductors, the electrons of the outer shells of atom are loosely bound to the nucleus. They get detached from the atoms and move almost freely inside the metals. In an external electric field, these free electrons drift in the opposite direction of electric field. तो जब भी आप एक external electric field दोगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने को अरेंज कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से इनिशिएट होती हैं और एंड टर्मिनेट होती हैं आपकी नेगेटिव पे. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस है
पॉजिटिव की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेटालिक कंडक्टर्स में इस वजह से आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एक मेटल के अंदर। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बेसिकली वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मूवमेंट नहीं शो करते हैं चार्जेस का, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं यानी कि अपने एक्वस फॉर्म में आते हैं तो वो शो करने लगते हैं वहाँ पे अपना कंडक्शन। बिकॉज ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आयंस। जैसे नॉर्मल मैं KCl की बात करूँ तो K बेसिकली पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, यानी कि K ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है, तो इन दोनों के बीच में एक आयनिक बॉन्डिंग है। तो अब जब बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो उनके बॉन्ड जो होते हैं बीच के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे इनका मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं है और प्रोटॉन तो फ्री होते ही नहीं है। तो जैसे आप इनको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऐसा होता है कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, K पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है इन चार्जेस का पूरा K पॉजिटिव मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को और Cl मूव करना स्टार्ट करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बेसिकली वो कंडक्टर्स होते हैं जो सॉलिड फेस में कंडक्शन शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही लिक्विड फेस में आते हैं वो कंडक्शन शो करते हैं अपने चार्जेस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट इंसुलेटर्स पे। तो इंसुलेटर में क्या होता होगा, जस्ट कंडक्टर का ऑपोजिट होता है। उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी आपके टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो इस वजह से जैसे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उनको प्रोवाइड करोगे तो वो फ्री नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस वजह से मूवमेंट उनका नहीं होता एक अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन हाँ, कुछ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट अभी इंसुलेटर में हमें यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियाई के साथ और डिटैच नहीं हो पाते एटम से। इस वजह से वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने में से किसी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं शो करते हैं। तो अभी अभी हमें एक बात समझ में आई है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो जब उनको हम प्लेस कर देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उनमें चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर क्रिएट होती होंगी। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ये कह रही है कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होता इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको भी समझते होगा क्या, क्यों नहीं होता होगा ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बाहर से दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चार्ज होना चाहिए ना अंदर, लेकिन उसने बोला नेट चार्ज तो ज़ीरो है। तो देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं कंडक्टर के अंदर वो फ्री टू मूव होते हैं बाहर से प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप किया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया और इधर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया और कंडक्टर प्लेस कर दिया है इन दोनों के बीच में। तो होगा क्या, एक्सटर्नल फील्ड लेके स्टार्ट हो जाएगा मूवमेंट उसका पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती हैं। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है जो कंडक्टर में से भी पास होगा। अब जब वो कंडक्टर में से पास होगा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब वो मूव करना स्टार्ट करेंगे उस फेस में जो पॉजिटिव के पास में है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा कंडक्टर के अंदर का वो मूव करना वहाँ पे स्टार्ट करेगा जहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस फेस में और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस फेस में। अब ये प्रोसेस चलते रहती है चलते रहती है चलते रहती है। कब तक चलते रहती है, जब तक ये नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है इस फेस में वो इक्वल ना हो जाए जितना पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे दिया है। और सिमिलरली इस फेस में भी ऐसा ही होता है। तो अब हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस हो चुका है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ को मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इस ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो चुका है कंडक्टर के अंदर और ई एक्सटर्नल जो बाहर से कंडक्टर के अंदर जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट होगा एक कंडक्टर के अंदर वो होगा वेक्टर सम ऑफ ई एक्सटर्नल प्लस वेक्टर सम ऑफ ई इंटरनल। अब देखिए होगा क्या,
अब ने यही बोला था कि चार्ज जितना भी बाहर है उतना ही अंदर भी सेटअप हो चुका है, तो जितना वैल्यू आ रही होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनली भी सेटअप हो चुका है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना, मेरे को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ मैग्नीट्यूड इसका कैसे फाइंड आउट करूँगा, ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन है हमारी लेफ़्ट टू राइट और ई इंटरनल की है राइट टू लेफ़्ट, तो बेसिकली दोनों होने वाले हैं एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट। तो ई इंटरनल ई एक्सटर्नल एक दूसरे को माइनस करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ज़ीरो वैल्यू आती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो। पहली प्रॉपर्टी यही कहना चाहती है आपकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए पहली प्रॉपर्टी में हमें ये तो समझ में आ चुका है कि अगर आप कितना भी चार्ज दे दो किसी भी कंडक्टर को, एट लास्ट जब वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है यानी कि जब उसमें चार्ज का फ्लो रुक चुका है, तो जितना भी एडिशनल चार्ज है वो जमा हो जाएगा उसके आउटर सरफेस में। जैसे मेरे पास एक स्पेयर है, इसको मैंने बाहर से पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया, तो जितना भी एडिशनल चार्ज बचा इसके अंदर वो सब जमा होगा इसके आउटर सरफेस में। इनसाइड चार्ज हमेशा रहेगा ज़ीरो जब इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है। तो अब ये सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी एक्यूमुलेट हुआ है चार्ज आउटसाइड द सरफेस, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगी, सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। अब ये क्या कहना चाहता है, अब ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देखो मैंने पहले ही बोल दिया पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, यानी कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो देखो अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को हो जाता, सपोज थीटा एंगल पे होता है इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक कंपोनेंट हो जाता है जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस विच इज़ ई कॉस थीटा, और एक हो जाता अलोंग द सरफेस, उसका वैल्यू हो जाता ई साइन थीटा। अब ई कॉस थीटा तो नॉर्मल है सरफेस के, तो यानी कि ये कोई भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करने वाला चार्जेस को, लेकिन ये ई साइन थीटा है अलोंग द सरफेस। तो अगर ये अलोंग द सरफेस है तो चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस बॉडी के अंदर। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि चार्ज पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, कोई भी करंट का फ्लो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि इसका कोई भी अलोंग द सरफेस वाला कॉम्पोनेंट नहीं हो सकता कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि अगर अलोंग द सरफेस वाला कंपोनेंट होगा तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर, जो कि पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो अगर मुझे ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए तो ये जो एंगल है थीटा वो होना चाहिए ज़ीरो। अगर एंगल थीटा ज़ीरो होगा तो ई साइन थीटा भी हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो यानी कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस से। तो ये कहती है सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। देखिए लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ पढ़ के तो हमें एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी विच सेज द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज ज़ीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। तो इसको समझने से पहले हमें गॉस लॉ वापस से याद करना पड़ेगा। देखिए गॉस लॉ बोलता था कि जो फ्लक्स होता है, जो लिंक हो रहा है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो हमेशा होता है 1/ε0 टाइम जितना उसमें चार्ज इनक्लोज्ड है, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि भैया जो भी इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर है उसके अंदर नेट चार्ज होगा ज़ीरो, और जितना भी एक्सेस चार्ज है वो उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो इसके समझने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम में हमें गॉसियन सरफेस लेनी पड़ती है किसी भी कंडक्टर के लिए। तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक कंडक्टर था जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है नॉर्मल लाइंस से, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। अब उसके जस्ट अंदर कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है उसके जस्ट अंदर मैंने एक डॉट लाइन से ड्रॉ किया हुआ है कर्व, जो मेरा शो करेगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस को। अब ये जो गॉसियन सरफेस है वो जस्ट छोटी है कंडक्टर से, थोड़ा सा अंदर जो उसका आउटसाइड ऑफ कंडक्टर है वहाँ पे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया है ये डॉट डॉट लाइन से। तो देखें
हमने पहली प्रॉपर्टी में यही बोला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड एनी कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़ीरो, यानी कि जो गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है ज़ीरो। तो जो हमारा ये फॉर्मूला था इसमें ई तो हो जाएगा सीधे सीधे ज़ीरो, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया ज़ीरो। एप्सिलॉन नॉट कैन नॉट बी ज़ीरो क्योंकि इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, तो इसका मतलब जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितना है, ज़ीरो। तो इट मीन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज होता है ज़ीरो, और जितना भी एडिशनल चार्ज आप बाहर से दोगे अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ चुका है तो वो सारा का सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा उसके आउटसाइड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। सो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, कि कोई भी कंडक्टर है अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो उस पे उसके अंदर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसके सरफेस पे भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हर एक पॉइंट का, ज़ीरो। यानी कि अगर मेरा सपोज कर रहा हूँ मैं v में ले रहा हूँ पोटेंशियल, सो dv रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, तो हमने एक जब रिलेशन किया था, रिलेशन बिटवीन E एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr। तो अभी अभी बात करी थी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो, तो इट मीन्स यहाँ पे E है ज़ीरो, तो dv का वैल्यू भी आ जाएगा ज़ीरो। और किसी का डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो वैल्यू है कांस्टेंट, तो इसका मतलब v है कांस्टेंट और dv है ज़ीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है दो सर्टेन पॉइंट्स का किसी भी कंडक्टर में ज़ीरो, और पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है। अब ये तो बात हो गई जो कंडक्टर का इनसाइड पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है। अब बात करते हैं जो सरफेस है, उसने बोला कि सरफेस पे भी कितना होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है ज़ीरो। अभी हमने बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री वाला केस हमने देखा था, ये याद करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने बात करा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेसेस होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री होती है सरफेस के। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है जहाँ पे पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होता है, और यहाँ पे कंडक्टर भी वर्क कर रहा है एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इट मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट है इनसाइड द सरफेस भी और सरफेस पे भी। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो सरफेस पे है किसी भी कंडक्टर के, वो प्रपोर्शनल होता है जो चार्ज डेंसिटी है उस पर्टिकुलर कंडक्टर की। तो इसको समझने के लिए हमें डेरिवेशन ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने कंडक्टर लिया है क्यूबिकल शेप का। अब क्यूबिकल शेप का मैंने इसलिए लिया थोड़ा इसको, इसकी जो डायमेंशंस होती हैं उसको आप देखोगे तो आपको इजी पड़ते हैं इसमें गॉसियन सरफेस कंसिडर करना। तो मैंने एक कंडक्टर लिया है क्यूबिकल शेप का जिसमें जितना भी सारा का सारा चार्ज होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वो सारा का सारा उसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो जो मैं चार्ज डेंसिटी पे निकालूंगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, क्योंकि उसके वॉल्यूम के अंदर यानी कि उसके पूरी बॉडी के अंदर चार्ज है ज़ीरो, तो इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जो सपोज इस पर चार्ज पूरी की पूरी बॉडी पे है क्यू चार्ज और इसका एरिया होता है ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q/A। अब मैंने ये इसको लिख लिया है ताकि लास्ट में हमारे काम आ सके। तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहले गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, हमने पढ़ा हुआ है गॉस थ्योरम के टाइम पे। तो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेता हूँ सिलेंड्रिकल शेप की। अब वो सिलेंडर भी कुछ इस टाइप का है कि वो पूरा का पूरा बाहर नहीं है और पूरा का पूरा अंदर नहीं है, आधा सपोज बाहर है सरफेस के और आधा अंदर है सरफेस के। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको देखने को मिलेंगे इस गॉसियन सरफेस पे। इसको सपोज मैं मानता हूँ डेलस, इसका एरिया भी मैं सपोज करता हूँ डेलस, क्योंकि दोनों साइड से सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सेम होता है, और जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया उसको एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं सपोज करता हूँ जो मेरा कंडक्टर था
उसके आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है हर जगह पे, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी डायरेक्शन कंप्लीटली नॉर्मल होगी इस सरफेस के। लेकिन मैंने यहाँ पे शो नहीं करा, देखो यहाँ पे मैंने शो नहीं किया इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ये जो सरफेस होगा पूरे के पूरे गॉस जो सरफेस है उसका जो अंदर है, इस कंडक्टर के अंदर जो सरफेस प्रेजेंट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है ज़ीरो। अब सोचेंगे, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। देखिए गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, हाइपोथेटिकल सरफेस है। मैंने ये नहीं बोला कि जो गॉसियन सरफेस है वो एक कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर होता तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज होता है ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे चार्ज हो सकता है क्योंकि एक गॉसियन सरफेस है जो कि एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है। लेकिन जो एक कंडक्टर है इसमें चार्ज ज़ीरो इनक्लोज होगा, तो इसी वजह से जो एक मेरी गॉसियन सरफेस है उसके डेलस वाले पार्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो पास होगा। लेकिन ऊपर की साइड है सिमिलरली ये जो इसका बीच का पार्ट है क्रॉस सेक्शनल जो एक कर्व्ड सरफेस है इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा अपर डायरेक्शन को। और अब मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। जो एक कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड और डेलस वाले का एरिया वेक्टर होगा सेम डायरेक्शन जहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब होना क्या है, अब गॉस थ्योरम की हेल्प से मैं सीधे सीधे फाई फाइंड आउट करने वाला हूँ। फाई का वैल्यू होता है जो चार्ज वो इनक्लोज करता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, और वो भी इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस एरिया, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले तो देखते हैं चार्ज कितना इसने इनक्लोज किया होगा। तो उसको समझने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए कि इसने एरिया कितना इनक्लोज किया सरफेस का। तो उसने सिर्फ इतना सा एरिया इनक्लोज किया सरफेस का जो कि है डेल एस। तो सिग्मा के फॉर्मूले में मैं इसको पुट करने वाला हूँ। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज हमें निकालना है और एरिया है सिर्फ डेल एस। तो जो चार्ज इनक्लोज हुआ होगा वो हो जाएगा सिग्मा डेल एस। तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा जो चार्ज इनक्लोज हुआ है वो है सिग्मा डेल एस, और एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, इस सरफेस में बात कर रहा हूँ सिर्फ, और एन कैप यानी एरिया वेक्टर भी ऊपर को है। तो ई डेल एस कॉस ज़ीरो, यानी कि कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, तो ई डेल एस बचा प्लस, अब इस एरिया को देखते हैं। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन को और एन कैप है इस डायरेक्शन को, तो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल में कॉस थीटा होता है 0। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 नीचे की साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो ये तो पूरा टर्म ही वहाँ के लिए 0 हो जाएगा। तो अब फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या, डेल एस से डेल एस कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या कहती थी प्रॉपर्टी कहती थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। हमने देख भी लिया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो ये प्रॉपर्टी तो इतना ही कहती है। अब चलते हैं सीधे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम कंडक्टर्स की, विच सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर। कोई भी एक हॉलो चार्ज कंडक्टर है, उसमें अगर मैं एक कैविटी का फॉर्मेशन कर दूं तो उस कैविटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 शो होगा। अब इसको समझते हैं। तो हम लेते हैं कंडक्टर, ये मेरा एक कंडक्टर है जिसको मैंने नॉर्मल लाइन से ड्रॉ किया है और उसके अंदर मैंने एक कैविटी का भी फॉर्मेशन करा है। अब कैविटी का मैंने फॉर्मेशन कर दिया, देखिए क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक कंडक्टर के अंदर होता है वो हमेशा 0 होता है। ये है इसका सरफेस कंडक्टर का, ये इसके अंदर है कैविटी। तो अब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, होगा नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लाई करती है कैविटी। तो अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वापस से गॉसियन सरफेस। तो मैंने ये डॉट डॉट लाइन से गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये गॉसियन सरफेस हमें पता है क्यों फॉर्म करते हैं, ताकि हम फ्लक्स आराम से निकाल सकें गॉस थ्योरम से, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला भी पढ़ा है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q होता है जितना चार्ज उसने इनक्लोज किया, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कांस्टेंट होता है, और इसका अगला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, ठीक है। तो इस कैविटी, अब मैंने गॉस सरफेस तो बना दी यहाँ पे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर E है
ज़ीरो। ई अगर उसके अंदर ज़ीरो होगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी ज़ीरो होगा, तो क्यू वापस से कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यानी कि जो एक कैविटी है, कैविटी के जस्ट बाहर मैंने गॉसियन सरफेस का फॉर्मेशन करा और गॉस लॉ लगा के वहाँ पे मैंने ये देख लिया कि जो चार्ज इनक्लोज किया था उस गॉसियन सरफेस ने वो करा है ज़ीरो। तो इट मीन्स जो कैविटी है उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है ज़ीरो। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होते हैं। इसी की हेल्प से हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो बेसिकली नेम से पता चल गया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी पर्टिकुलर एरिया को शील्ड कर रहे हो, ठीक है। तो यही होती है आपकी ये जो फिनोमिना है, वही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। द फिनोमिनन ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक शील्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये जो फिनोमिनन हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है वही फिनोमिनन होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है कि सपोज़ अगर आपके पास, अगर सपोज़ करते हैं एक कार है, तो कार के बाहर होता है मेटल, नॉर्मली मेटल होता है, पूरा का पूरा मेटेलिक बॉडी होती है। तो क्या होगा अगर बाहर से अगर आपकी लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है या लाइटनिंग हो रही है उसी के साथ, तो ये है आपका कंडक्टर, यानी कि मेटल है बेसिकली। जो कार बनी होती है वो मेटल की बनी होती है। तो जितना भी चार्ज बाहर से आया उतना ही चार्ज उसके बाहर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज नेगेटिव चार्ज बाहर से आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा जमा हो जाएगा बाहर। और जो ये बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल होगा ख़त्म, ज़ीरो, ठीक है। तो जब भी थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो ये बेटर होता है कि किसी भी कार के अंदर स्टे लेना चाहिए कंपैरेटिवली किसी पेड़ के नीचे, क्योंकि पेड़ जो होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कह सकते हो या फिर नॉन मेटल होता है, तो वो उसमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा शो नहीं होंगी। तो जो बाहर से थंडरस्टॉर्म आ रहा है उसका सीधे सीधे इम्पैक्ट उस इंसान पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह वो स्टे कर रहा है किसी भी मेटेलिक बॉडी के अंदर जैसे कार के अंदर, तो वो लाइटनिंग से बचा रहेगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कार ज़ीरो होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कुछ ऐसा हुआ है। तो ये एप्लीकेशंस होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। थंडरस्टॉर्म की हमने देख ली, और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनको शील्ड करा जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये तो सब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब हम सीधे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, विच इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इस टर्म से जो मैंने अभी अभी मार्क किया विच इज़ कैपेसिटेंस, कोई वर्ड याद आता है? हाँ, कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी, बट किस चीज़ की वो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सपोज़ मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक है कंडक्टर 1 एक है कंडक्टर 2। दोनों को मैंने क्यू क्यू चार्ज पहले से ही दिया हुआ है, तो वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके सरफेस पे, और पोटेंशियल भी होगा V1 V2, दोनों सरफेसेस का अलग अलग, क्योंकि ये दोनों मेटल्स अलग अलग है, मैंने ये नहीं बोला आइडेंटिकल है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेम अमाउंट स्मॉल क्यू चार्ज बाहर से प्रोवाइड करता हूँ। इसको भी प्रोवाइड कर दिया, दूसरे कंडक्टर को भी मैं उतना ही चार्ज प्रोवाइड करता हूँ। दोनों की पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगी dV1 और dV2 से। अगर मैं बोलता हूँ कि dV1 का वैल्यू dV2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं बाहर से चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ कंडक्टर 1 को और वो अपनी पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ा ले रहा है कंपैरेटिवली दूसरे कंडक्टर से। तो बेसिकली जिसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है, कैपेसिटी कम है मतलब कि आप बाहर से इसको चार्ज दे रहे हैं और वो अपना पोटेंशियल कम इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसको हम इसके डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द मेज़र ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि कितने अच्छे से वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर चार्ज होल्ड करने की बात करें तो देखो होता क्या है, जैसे जैसे मैं क्यू बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मैं किसी भी कंडक्टर को क्यू देता जा रहा हूँ, चार्ज देता जा रहा हूँ, चार्ज मैं इसको दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगी। अब जैसे जैसे मैं चार्ज देते रहूँगा तो धीरे धीरे क्या होता है, वो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाता है। लीक होना मतलब अपने सराउंडिंग में जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे सपोज एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको आयनाइज करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद उसमें से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की वो मेज़र होती है कि ये बताती है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है अपनी पोटेंशियल को ना बढ़ाते हुए। ये चीज़ समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे यही बताया हुआ है कि अगर मैं चार्ज क्यू पुट करता हूँ किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर में तो उसकी पोटेंशियल वी से इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इट मीन्स क्यू इज़ प्रपोर्शनल टू वी। जो क्यू चार्ज आप बाहर से दे रहे हैं उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ वी इज़ प्रपोर्शनल टू क्यू, या फिर क्यू इज़ प्रपोर्शनल टू वी। ये चीज़ समझ में आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्यू इज़ प्रपोर्शनल टू वी। इट मीन्स अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट है सी। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर का, क्यू बाय वी। कि बेसिकली जितना चार्ज आप बॉडी को दे रहे हैं, यानी कि जितना चार्ज रिक्वायर्ड है बॉडी का यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो नीचे मैं लिखूंगा यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल जो उसका इंक्रीज हो रहा है। जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है, सपोज पहले पोटेंशियल वी था, अब पोटेंशियल V1 हो गया, तो पोटेंशियल का इंक्रीज कितना आया, V1 माइनस वी। ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है आपने। इसको आप क्या कह सकते हैं, साथ ही साथ इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सी का फॉर्मूला है क्यू बाय वी। क्यू है आपका जो चार्ज आप उसको दे रहे हैं कंडक्टर को, और वी जो उसके पोटेंशियल में इंक्रीज आया है। तो ये होता है कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करती है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। अभी हम इसके एप्लीकेशन में देखेंगे कि शेप चेंज करने से कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, कैसे डिक्रीज हो गई। द परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम है उसके आसपास, उसकी परमिटिविटी कैसी है। ठीक है, द थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। इसके पास में कुछ कंडक्टर्स आप रख देंगे तो उससे भी उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज करती है, जो कि अब हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ पे पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं। देखिए एसआई यूनिट अगर मैं इसके नॉर्मल फॉर्मूले से बनाना चाहूँ तो कैपेसिटेंस है क्या, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की होती है कॉलम और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। तो एक यूनिट तो इसकी ये हो गई सी वी इनवर्स, और दूसरी यूनिट जो इसकी एसआई यूनिट होती है उसे हम कहते हैं फैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जो 1 फैरेड होती है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। वो हमें समझाएंगे, अभी देखते हैं इस टॉपिक को। इसमें आपको समझ में आते रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी चीज़ें। सो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। एक आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती होगी। एक स्पेयर है आपके पास अगर, तो उसका क्या होगा आपको पता, रेडियस पता है। एक स्पेयर लिया जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और जो चार्ज मैंने उसको प्रोवाइड करा है वो है क्यू, जो आपने इसमें चार्ज प्रोवाइड करा। तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, अगर सपोज इसमें इनिशियली चार्ज 0 था तो V होगा 0, अब चार्ज हो गया क्यू तो इसकी पोटेंशियल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, तो पोटेंशियल कितने से इंक्रीज करेगा, इतने से इंक्रीज करेगा, बिकॉज इनिशियली मैं मान रहा हूँ चार्ज था 0। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में आप रख देंगे, तो फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। वी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, क्यू से क्यू कैंसिल, तो जो भी डिनोमिनेटर में है वो अप साइड चले जाएगा, यानी न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो C का वैल्यू होता है एक स्पेयर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर उसका रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है आपको, इसका वैल्यू होगा 1/9 इंटू 10⁻9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। तो अब देखते हैं कि 1 कॉलम होता कितना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 कॉलम, तो 1 कॉलम के लिए वो स्पेयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, रेडियस कितनी होती होगी, तो 1/, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम पुट कर देंगे। सी लेना है हमें 1 कॉलम, 1 फैरेड, सॉरी यहीं पे हो रही गलती, तो 1 कैपेसिटेंस की बताई हुई है मैंने, कैपेसिटेंस आ गई बॉडी की 1 फैरेड आपने लेनी है। तो रेडियस हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो आ गया 9 इंटू 10⁻9 मीटर। इतना बड़ा रेडियस होना चाहिए उस स्पेयर का, तभी उसकी कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड।
और ये जो आपकी रेडियस आई है वो लगभग 1500 टाइम्स है रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो इससे हम क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, ठीक है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि कोई सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर इतनी कैपेसिटेंस एक्वायर कर सकता है। तो इसी के लिए हम अगले टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, यानी कि कैपेसिटेंस किसी की इंक्रीज़ करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कैपेसिटेंस टॉपिक। अब इसके थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल इसके काफ़ी बेसिक्स हैं बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे कुछ फॉर्मूले। सो जो फर्स्ट फॉर्मूला हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। कोई भी एक कैपेसिटर है या फिर कोई एक कंडक्टर है तो बेसिकली उसकी अगर रेडियस आर है तो कैपेसिटेंस उसकी फाइंड आउट करी जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो बेसिकली आपको रेडियस पता होनी चाहिए उस स्फेरिकल कंडक्टर की, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का होता था Q बाई वी, जहाँ पे V होता है जितना पोटेंशियल में इंक्रीज आया है, Q जो हमने उसको चार्ज प्रोवाइड करा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर कैलकुलेट्स इट्स कैपेसिटेंस। तो आपको पता क्या होनी चाहिए, उसके रेडियस ही पता होनी चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। और आपकी रेडियस गिवन थी अर्थ की, तो पुट करना है तो इतना आंसर आ गया 711 माइक्रो फेरेड। 41 क्वेश्चन कहता है 27 spherical drops of radius 3 mm of carrying charge 10⁻⁻12 coulomb are combined to form a single drop. Find the capacitance and the potential of the bigger drop. कैपेसिटेंस बतानी है आपको बिगर ड्रॉप की और पोटेंशियल बतानी है बिगर ड्रॉप की। तो कैपेसिटेंस बताने के लिए हमें उसका पता होना चाहिए था रेडियस। रेडियस हम निकालेंगे छोटे ड्रॉप से। देखो क्या 27 स्पेरिकल ड्रॉप्स, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है उनका रेडियस है 3 मिलीमीटर, वो 27 ड्रॉप्स को आपने एक्यूमुलेट कर दिया तो एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी, ठीक है। 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स थी, उनको एक्यूमुलेट कर देंगे, ये 27 ड्रॉप्स हैं, इनको एक्यूमुलेट करके आपने एक ड्रॉप बना दिया। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होगा स्मॉल ड्रॉप्स का, 27 स्मॉल ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा जो बड़ी ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो इसी फॉर्मूले से हम कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप विच इज़ गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, आर जो रेडियस होगा बड़ी ड्रॉप का इज इक्वल्स टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। 27 से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल ड्रॉप के वॉल्यूम को, तो यहाँ से रेडियस आ गया 9 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट आपका इजीली हो जाएगा, फॉर्मूला पुट करने खाली रेडियस चाहिए होता है। 1 पिको फेरेड आ गया। और चार्ज जो बड़ी ड्रॉप का होगा वो कितना होगा, देखो एक ड्रॉप का चार्ज था इतना, 27 ड्रॉप्स का चार्ज होगा 27 इंटू 10⁻⁻12 इतना। तो V फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाई वी। V हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो इधर हमने इसको भेज दिया 27 वोल्ट आंसर आ गया। तो देखिए जो ये फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q बाई वी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि वो पहले से बोलेगा कि ये जो बॉडी थी इसका पोटेंशियल था 17 वोल्ट, अब हो गया 19 वोल्ट जब मैंने उसको चार्ज दिया 20 कोलम, सपोज ऐसे बोल दिया। तो Q की जगह तो आप यही पुट करेंगे 20 कोलम, और V की जगह पुट करना पड़ेगा 2 कोलम, बिकॉज चार्ज इंक्रीज हुआ है 2 कोलम। कैपेसिटेंस बताता है कितना चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए आज हमने थोड़ा सा कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन ले लिया, कल हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। और हमने अभी अभी जो देखा था कि कोई एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटेंस हमेशा कम होती है, ये चीज़ देखिए। तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ करें, यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ करें चार्ज स्टोर करने की, वो सब हम कल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।